नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 22 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर। आज का हमारा सबसे पहला आर्टिकल है श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। ये क्यों न्यूज़ में आया है? हाल ही में यानी कल इसमें ब्लास्ट हो गया था और इस वजह से इसमें 9 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। मतलब कि इसमें आग लगने के कारण एक ब्लास्ट हुआ और उसमें 9 कर्मचारियों की मौत हो गई। तो ये कंटेस्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ है यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। मोस्टली इसका जो हिस्सा आता है वो तेलंगाना के हिस्से में आता है, और जहाँ पर ये श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना हुआ है जो अंडरग्राउंड, ये तेलंगाना के हिस्से में बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर विस्फोट हुआ है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि यह कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर बना हुआ है? यह कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, ये जो जलाशय है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट जो तेलंगाना और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, नल्ला माला हिल्स, उसमें ये आता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट इसके बारे में थे। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो थम्बू महोत्सव के बारे में है, या थुम्बी महोत्सव। देखो ये इम्पॉर्टेंट है। पहली बार केरल के द्वारा ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा और उसी को नाम दिया गया है थुम्बी महोत्सव। तो एग्ज़ाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थुम्बी महोत्सव क्या है। तो आपको पता होना चाहिए यह एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है जो कि केरल के द्वारा जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। और किसके साथ मिलकर किया जाएगा? देखो, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उसके बाद WWF इंडिया, IUCN, UNDP, UNEP, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होंगी। UND की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन सब के बारे में भी हम इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, और इस महोत्सव का जो शुभांकर रखा गया है वो है पंतालू। ये क्या है? यह एक ड्रैगन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस टाइप का ड्रैगन है। यह एक प्रकार का कीट होता है। विभिन्न लोकल लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कहीं पर इसे भ्रमरी कहा जाता है और कहीं पर इसे कीट पतंग कीट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आप, ये ड्रैगन फ्लाई के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ये 6 पैर होते हैं इसके, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं उनके 6 पैर होते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 3 एक साइड 3 एक साइड। ठीक है, उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जैसी इसकी संरचना होती है। तो इसके बारे में तो क्वेश्चन पूछा जाए ये तो संभावना कम है, लेकिन हाँ, थुम्बी महोत्सव के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा भारतीय बाइसन के बारे में है। यह भी आज के न्यूज़पेपर में इसके बारे में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि इसकी पोचिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी शिकार बढ़ता जा रहा है। तो भारतीय बाइसन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, यानी साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में ये पाया जाता है। ये काले लोम का मतलब होता है चमड़ी, जो मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसको कहा जाता है लोम। काले लोम का एक गौ जाती है। गौ जाती है का मतलब क्या होता है? बोबाइन, मतलब कि ऐसे पशु जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, यानी मिल्क के उत्पादक होते हैं, दुग्ध उत्पादक होते हैं, उनको कहा जाता है बोबाइन। और उन्हीं में से एक है ये भारतीय बाइसन या इंडियन गौर कहा जाए। और इसकी जो लोम होती है वो काफ़ी मोटी होती है और काले रंग की होती है। उसके बाद जो पालतू गौर होता है उसको मिथुन कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखती है। इसके अलावा सबसे बड़ी इसकी जो संख्या है वो भारत में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक। तो इंडियन गौर जो है सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। अगर बात की जाए इसके कंजर्वेशन स्टेटस की, तो IUCN की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, या कहें हम संवेदनशील कैटेगरी में। ठीक है, आपको यहाँ पर BU से इसको ध्यान रखना है, जो कि संवेदनशील वल्नरेबल जिसको कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल वो तुर्की ने हाल ही में एक चर्च को म्यूजियम में बदल दिया है। तो कंटेस्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुर्की का मैप जो है हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखिए ये तुर्की है और ये तुर्की की राजधानी है अंकारा। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट सी दिख रहा होगा ऊपर, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी से इसका बॉर्डर टच होता है। और यहाँ पर आपको एक
इम्पॉर्टेंट सी दूसरा दिखता होता नीचे, यहाँ पर देखिए आप साउथ में, क्या नाम है इसका, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। देखो ये दोनों सी जो हैं इनकी बाउंड्री जिन देशों से टच होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देखिए साउथ वेस्ट में, यहाँ नॉर्थ वेस्ट में सॉरी, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, यानी बॉस्फोरस जलसंधि जो कि जोड़ती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से, यानी काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। कौन सी संधि है, बॉस्फोरस जलसंधि। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए डार्डेनेज जलसंधि है जो जोड़ती है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से, या हिंदी में कहा जाए तो मरमरा सी को ये जोड़ती है एजियन सागर से। तो ये दोनों जलसंधि भी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद ब्लैक सी से इसका बॉर्डर टच होता है और मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर टच होता है। यहाँ पर आप देखिए छोटा सा आइलैंड कंट्री है साइप्रस जो कि भूमध्य सागर में स्थित है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि तुर्की का जो बॉर्डर है वो किन किन देशों से लगता है। यहाँ पर देखिए आप ऊपर जॉर्जिया है, ये है आर्मेनिया, और यहाँ पर देखिए आप ईरान है, और उसके बाद ये यहाँ पर छोटा सा हल्का सा अजरबैजान है, यहाँ पर इराक है, और ये सीरिया है। हाल ही में बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अज़रबैजान की जो राजधानी है बाकू वो किस सागर से टच होती है, तो उसका आंसर था कैस्पियन सागर। यहाँ पर इसके थोड़ा सा ईस्ट में हम जाएंगे तो वहाँ पर है कैस्पियन सागर, और अज़रबैजान की जो राजधानी बाकू है वो कैस्पियन सागर में स्थित है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो रमेश चंद्र टास्क फोर्स के बारे में है। देखो ये टास्क फोर्स गठित की गई है नीति आयोग के द्वारा, और इसने अभी 20 अगस्त को अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा, ये टास्क फोर्स किसके लिए बनाई गई थी। ये टास्क फोर्स बनाई गई थी जो गन्ने का एफआरपी डिस्कस किया जाता है, हमने 20 अगस्त को डिस्कस किया था एफआरपी के बारे में। तो गन्ने का जो एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जो डिक्लेयर किए जाते हैं उनको अब चीनी की प्राइस से इंटीग्रेट करने के लिए यह टास्क फोर्स गठित की गई थी। और इस टास्क फोर्स ने ऐसी सिफारिश की है कि गन्ने का जो मूल्य होता है उसको चीनी की दर से जोड़ दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा इसने एक ये सिफारिश की है कि 50 रुपये प्रति कुंटल चीनी पर एक सेस लगाया जाना चाहिए, जिससे कि लगभग 4500 करोड़ की आय प्राप्त होगी गवर्नमेंट को, और इसे किसानों की आय बढ़ाने में लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है इस टास्क फोर्स के द्वारा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में क्या होता है, देखो अभी क्या होता है, जो गन्ना मिल्स होते हैं ना वो पेमेंट करते हैं अपनी इनकम नहीं, अपने टर्नओवर के हिसाब से नहीं करते हैं, अभी उनका फिक्स रहता है। और जब रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होगा, अगर चीनी मिल फ़ायदे में रहती हैं तो उनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, और जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो क्या होगा, किसानों के लिए उनका रेवेन्यू शेयरिंग भी ज़्यादा होगा और गन्ने के प्राइस भी अधिक तय किए जाएंगे। तो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में क्या होता है, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ होता है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण कोष भी, मतलब कि प्राइस स्टेबिलिटी फंड भी एक स्थापित किया जाएगा, जिससे कि गन्ने का मूल्य अधिक ना बढ़े और ना कम हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लैक्चुलिटी आए। उसके बाद अगर बात की जाए, हर 6 महीने में जो एफआरपी होता है गन्ने का, यहाँ पर सॉरी से समर्थन मूल्य लिख गया है, गन्ने का जो एफआरपी होता है उसको हर 6 महीने में समीक्षा की जानी चाहिए उसकी। चलते हैं आगे। नीति आयोग के बारे में जल्दी से हम 2 फैक्ट हैं उनको इम्पोर्टेंटली जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इसका जो गठन है वो 2015 में किया गया था, जनवरी 2015 में, और एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी तब, ठीक है, ना कि ये बहुत पहले नहीं गठित किया गया, 2015 में 5 वर्ष पूर्व आज से गठित किया गया है। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है, राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह नीति आयोग का एक थिंक टैंक है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये रमेश चंद्र की इमेज है जो कि टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो चंद्रयान 2 के बारे में है, और इसने 1 वर्ष अपना कंप्लीट कर लिया है ऑर्बिट में, तो इसीलिए एक आर्टिकल इसके बारे में पब्लिश हुआ था काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में। तो इसमें ये बताया गया है कि इसरो के चंद्रयान 2 ने कम्प्लीटली, ऑर्बिटर ने 1 वर्ष को पूरा कर लिया है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष
केंद्र से, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा में। और 22 जुलाई 2019 को ये इसको लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया था सफलतापूर्वक। लेकिन जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो इस कारण से ये मिशन जो है कम्प्लीटली सक्सेसफुल तो नहीं माना गया, लेकिन ऑर्बिटर मिशन जो था वो हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ। इस मिशन के तहत क्या होगा, मून्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनके बारे में जानकारी होगी, और जो स्थलाकृति की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन टाइप की जो जानकारी होती है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं चंद्रमा की संरचना की जानकारी के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी ली जाएगी। चलते हैं आगे। चंद्रयान 1 के बारे में भी हम जान लेते हैं यहाँ से लिंक करके इस आर्टिकल से। चंद्रयान 1 मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था अक्टूबर में, और अगस्त 2019 में तक इसे संचालित किया गया था, ठीक है। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किया गया था और 2009 तक इसे संचालित किया गया था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा, भारत और इजराइल के बीच में एक कल्चरल एग्रीमेंट किया गया है उसके बारे में है, तो ये एग्रीमेंट भी हम जान लेते हैं। इसके अलावा हम इजराइल के मैप को भी जल्दी से रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये समझौता जो किया गया है दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए दिया गया है। इसके अलावा इसका जो टेन्योर होगा 2020 से लेकर 2023 तक होगा। कितना होगा, 2020 से लेकर 2023 तक। ये इम्पॉर्टेंट है, की फैक्ट है इस आर्टिकल का। उसके अलावा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इजरायली पुरातत्व प्राधिकरण यानी इजरायली अथॉरिटी और भारत की ASI मिलकर एक कल्चरल हेरिटेज को विकसित करने में जो भी संभावनाएं हैं उन पर काम करेंगी। मतलब कि दोनों एजेंसी मिलकर, भारत की ASI और इजराइल की IIA मिलकर काम करेंगी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज हैं उनको संरक्षित करने के लिए। इसके अलावा इस प्रकार के एग्रीमेंट की जो अनाउंसमेंट है जब इजरायली PM भारत आए थे 2018 में, क्या नाम था उनका, बेंजामिन नेतन्याहू, तो इनके द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी इस प्रकार के समझौते की। तो यहाँ से देखो, एक तो इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बनता है फैक्ट, और दूसरा यहाँ पर आप देखिए कौन किन किन एजेंसियों के बीच हुआ है, इजराइल की IIA और भारत की ASI, ठीक है। और कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। ये 3 फैक्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये सब डिटेल दी हुई है कि क्या क्या इसमें होंगे, इस एग्रीमेंट में क्या क्या की टूल्स होंगे। सबसे पहले पुस्तकालयों को इंटीग्रेट किया जाएगा, प्रशासकों को इंटीग्रेट किया जाएगा आपस में दोनों देशों के, और पुस्तक मेले आयोजित किए जाएंगे एक देश से दूसरे देश में विभिन्न भाषाओं में। मतलब कि जैसे मान लीजिए इंडिया में क्या किया जाएगा, इजराइल की भाषा हिब्रू, इजराइल की भाषा के पुस्तकों के मेले आयोजित किए जाएंगे भारत में, और भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के मेले आयोजित किए जाएंगे इजराइल में, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने एक इम्पॉर्टेंट डील की है भारत के एक उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए एक समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इजराइल के साथ। तो UPPCS के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से UPPCS में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ बुंदेलखंड में जल संकट समाधान के लिए एक समझौता किया है, तो उसका आंसर होगा इजराइल। चलते हैं आगे। यहाँ पर इजराइल का मैप है, जल्दी से हम देख लेते हैं। इजराइल, ये गोलन हाइट्स हैं जो कि सीरिया और इजराइल के बीच में है। डिस्प्यूटेड क्षेत्र है लेकिन इजराइल के कंट्रोल में है। उसके बाद यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है जो कि फिलिस्तीन रिजीम के तहत आता है, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये है डेड सी जो कि जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जॉर्डन है, तो सीरिया जॉर्डन इनकी बाउंड्री टच होती है इजराइल से, ठीक है। सऊदी अरब की बाउंड्री टच नहीं होती है और UAE की भी नहीं टच होती है, जिसने अभी हाल ही में एक पीस एग्रीमेंट पर समझौता किया था इजराइल के साथ। और खाड़ी देशों में ये पहला देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी एक कंट्री के रूप में, और अरब वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो ये तीसरा था। हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये है सिनाई पेनिसुला, और ये यहाँ पर आप जो नीचे देख रहे हैं ये है रेड सी। क्या है, रेड सी। और ऊपर क्या है, ये है मेडिटेरियन सी। इनको जोड़ने के लिए एक सुएज कैनल बनी हुई है। तो ये सब हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के बारे में है, जो कि 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है।
और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य होता है, विश्व में वरिष्ठ नागरिकों के बारे में लोगों को अवेयर करना और उनकी परिस्थिति, मतलब कि उनकी सिचुएशन क्या है, इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना इस दिवस का उद्देश्य होता है। सबसे पहले इस दिवस को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा शुरू किया गया था और 1990 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसके द्वारा इस दिवस को प्रस्तावित किया गया था और घोषणा की गई थी और 1991 में इसे पहली बार मनाया गया था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई है आरबीआई के द्वारा 2020 से 2025। तो यहाँ पर ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीईओ के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी भारत कब तक अचीव करेगा। तो काफ़ी सारे लोगों का वह आंसर गलत हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या था, 2019 से लेकर 2024 तक, मतलब कि 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी थी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने क्या याद कर रखा था, 2024 और 25, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो इस तरह से आपको बिल्कुल जो छोटी छोटी टर्म्स होती हैं ना, उनको की फैक्ट के रूप में याद रखना है। और ये जो नेशनल स्ट्रेटजी होगी हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए 2020 से 2025 के बीच के लिए होगी। और किसके द्वारा इसे तैयार किया गया है, इसे तैयार किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसमें होगा क्या, देखो इसमें विभिन्न प्रकार के 5 की फैक्टर होंगे। पहले हम ये जानें, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सेकेंड पॉलिसी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये सेकेंड स्ट्रेटजी है। इससे पहले नेशनल स्ट्रेटजी फाइनेंशियल एजुकेशन पर 2013 में आ चुकी है। और अगर बात की जाए इस रणनीति का उद्देश्य क्या होगा, इस रणनीति का जो उद्देश्य होगा वो लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक करना और सशक्त भारत को बनाना है। मतलब कि सशक्त भारत और आर्थिक जागरूक भारत का निर्माण करना इस नीति का उद्देश्य होगा। इसके बाद इसके जो 5 कोर एक्शन हैं उनको हम जान लेते हैं। सबसे पहला कोर एक्शन है कैपेसिटी, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटेंट, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिटी और उसके बाद कोलैबोरेशन यानी सहयोग। अगर बात की जाए कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी का मतलब आप जानते हैं क्षमता से होता है और फाइनेंशियल सेक्टर में क्षमता का विकास करना, विभिन्न प्रकार की सर्विस डेवलप करना इस कोर सेक्टर के तहत आएगा। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के संचार और समुदाय उपयोग रणनीति बनाई जाएंगी, जिससे कि लोगों में फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी हो और लोग कम्युनिकेशन के जरिए फाइनेंशियल सेक्टर को समझें। उसके बाद सहयोग की बात की गई है, उसके बाद ये सब, ठीक है। तो 5 एरियाज़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशन। चलते हैं आगे इसी से संबंधित एक आर्टिकल है, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। क्या है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी 8 कंपनियों ने मिलकर की गई थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, पेंशन फंड नियामक, यहाँ पर आप देखिए क्या है, पेंशन फंड नियामक, PFRDA, क्या है PFRDA, और IRDA यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इनके द्वारा मिलकर इस सेंटर की शुरुआत की गई थी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो वित्तीय शिक्षा की एक रणनीति होती है उसके तहत इसको डेवलप किया गया था। चलते हैं आगे। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विभिन्न जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनसे संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये स्पेशल करंट अफेयर्स है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।